ट्रैक्स को कंप्लीट कर चुके थे और डॉक्टर फास्टर्स के भी चंद लेक्चर हमारे हो चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डॉक्टर फास्टर्स के जो थीम्स हैं वो बताऊंगा। डॉक्टर फास्टर्स के जो मेजर थीम्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वेरियस थीम्स इन डॉक्टर फास्टर्स की एक हेडिंग है, उसमें कुछ थीम्स जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं वो लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं और फिर बाद में इनको डिटेल से भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में। पहला इसका थीम है जी, दैट इज़ प्राइड ऑफ डॉक्टर फास्टस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूबरस। ह्यूबरस मीन्स एक्सट्रीम एरोगेंस। तो ये जो प्राइड था डॉक्टर फास्टस का, ये पॉइंट्स देखें इसके। सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ द मेजर थीम ऑफ डॉक्टर फास्टस and he was swollen by his pride। इसका चौथा जो पॉइंट है वो देखें, his sins become his pride। Faster's sin is not his practice of necromancy but his denial of God's power and majesty। तो असल में जो उसका जो sin था ओरिजिनल, that was not the practice of necromancy or टू गेट पावर, वर्ल्डली पावर। असल में जो उसका जो सिन था, दैट वाज ही डिनाइड ऑल द पावर्स रिलेटेड टू गॉड बिकॉज ऑफ हिज प्राइड। So his pride is the source of his damnation। All other sins committed by him or various aspects of the sin of pride, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि और जितने भी sins थे, all other sins were the by products of this sin, his pride। ये इसकी बाई प्रोडक्ट्स थी। असल जो उसका जो sin था, दैट वाज हिज pride, the pride of a man who refuses to accept limitations of human knowledge। So Dr. Faustus refused to accept the limitations of human beings, the limitations of human knowledge, the limitations of human power। ही अब जाहिर है कि उसने जो हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, एंड ही हैज़ टू पे फॉर हिज एरोगेंस एंड प्राइड। ये प्राइड ऑफ डॉक्टर फास्टस या ह्यूबरस, ये इसका पहला थीम था। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद सेकंड थीम अगर आप देखें, दैट इज़ क्वेस्ट फॉर नॉलेज। दिस इज़ ऑल्सो सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर फास्टस। और शुरू में जब आपने प्ले की, हमने टेक्स्ट भी पढ़ी थी शुरू से, कि ही एग्जामिन्स ऑल द ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड फाइंड्स देम वांटिंग। वो फ़िलासफ़ी को भी पढ़ता है, वो मेडिसिन को भी पढ़ता है, वो सियोलॉजी को भी पढ़ता है, लॉ को भी पढ़ता है। सारी जो ये ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस हैं, यानी जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं, उनको वो स्टडी करता है और इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, दे लैक, they have power and knowledge but they don't have unlimited knowledge and power। तो वो उनको इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फाइंग, इनकम्प्लीट समझता है उन ब्रांचेस को। और उसके बाद फाइनली ही चूजेस मैजिक। क्यों? ये भी उसकी लाइन है, बिकॉज मैजिक प्रोमिसेस अ वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, ऑफ पावर, ऑफ ऑनर एंड ऑफ ओमनिपोटेंस। ये इसकी ओरिजिनल लाइन है डॉक्टर फास्टस की, अ वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, ऑफ पावर, ऑफ ऑनर एंड ऑफ ओमनिपोटेंस। For 24 years he seeks experience of all kinds, however finally his knowledge brings him despair instead of freedom। तो 24 years उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज होता है, अनलिमिटेड पावर होती है और उसको वो यूज़ भी करता है, लेकिन फाइनली ही वॉज डिसअपॉइंटेड। क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स और एंड्स आता है, कि वो जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अगर उसको आप इस तरह से लें तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। कि एंड्स जस्टिफाई हों तो उनके मीन्स ऑफ दोज एंड्स शुड बी जस्टिफाइड एज वेल।
वो जो मीन्स हैं वो भी जस्टिफाइड होने चाहिए। तो उसका जो पाथ था, दैट रॉन्ग एंड ईवल पाथ वॉज हिज एरर ऑफ जजमेंट। ये सेकंड इसका थीम है, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थीम है क्वेस्ट फॉर पावर, अ डिज़ायर टू बी अ डेमीगॉड। वो डेमीगॉड बनने की जो उसकी डिज़ायर थी, दैट वाज because of that he misused his power, and all these his performances are far removed from his first confident assertion that a sound magician is a demigod. यहाँ पे वो ये पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहा है कि फास्टस के पास जो भी पावर थी उसके हवाले से ही वॉज इन इल्यूजन। वो समझता था कि वो जो पावर है दैट पावर बिलोंग्स टू हिम, बट इन फैक्ट दैट पावर डज नॉट बिलोंग टू हिम, दैट पावर बिलोंग्स टू लूसीफर, दैट पावर बिलोंग्स टू मेफिस्टोफिलिस, दैट पावर बिलोंग्स टू सैटर्न। हकीकत में वो पावर भी उसकी नहीं थी। तो फास्टस पावर इज़ इल्यूशनरी सिंस एट ईच स्टेज ही डिपेंड्स अपॉन मेफिस्टोफिलिस। वो डिपेंडेंट था मेफिस्टोफिलिस पे और लूसीफर पे। उसके बाद सिन, रिडेम्पशन एंड डैमनेशन का एक क्रिश्चियन थीम है। ज़ाहिर है कि ये क्रिश्चियन प्ले है, तो इसमें जो है वो इसका भी कॉन्सेप्ट है। सिन को क्रिश्चियनिटी कैसे डिफ़ाइन करती है, एवरी एक्ट दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द विल ऑफ गॉड इज़ सिन। और उस ही वॉज सिनफुल, नॉट ओनली does he disobey God, but he consciously and even eagerly renounces obedience to him, choosing instead to swear allegiance to the devil. तो यहाँ पे क्या है कि एक तो जब प्ले आगे चलता है तो काफ़ी ऐसे इवेंट्स आते हैं, इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे डॉक्टर फास्टस जो है उसको ये चांस मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वापस आए, लेकिन एवरी टाइम ही चूजेस हेल रादर देन हेवन। एवरी टाइम ही डिसाइड्स टू रिमेन लॉयल टू द सैटर्न रादर देन गॉड। तो ये उसका जो है वो उसके बाद डैमनेशन जो फाइनल आती है वो इसकी वजह से आती है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो आपका थीम है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिडीवल एंड रेनेसांस वैल्यूज़। ये भी इम्पोर्टेंट थीम है। रेनेसांस वैल्यूज़ में ज़ाहिर है कि ये जो डॉक्टर फास्टस है ये रेनेसांस एरा में लिखा गया, इडिपस रेक्स जो था वो मिडीवल एजेस में लिखा गया। दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे, कर सकते हैं। दिस इज़ जैसे ये R.M. डॉकिंस ने कहा, द स्टोरी ऑफ अ रेनेसांस मैन हु हैड टू पे द मिडीवल प्राइस फॉर बीइंग वन। The clash between the medieval world and the world of the emerging Renaissance. अब यहाँ पे डॉक्टर फास्टस में क्या था, ह्यूमन बीइंग was at the center, and in Oedipus Rex, higher authorities were responsible for everything. But in Oedipus Rex, in Dr. Faustus, we see that Dr. Faustus himself was responsible for all bad things happen to him. The medieval world placed God at the center of existence and shunted aside man and the natural world. ये भी obvious है. The Renaissance is rise of humanism where men at the center. Humanism था Renaissance में, उसका एक essential और chief characteristic of Renaissance was humanism. The importance of human beings. Humans were at the center. और medieval जो age थी वहाँ पे theology was the queen of the science, and in the Renaissance secular matters took center stage. तो ये जो conflict है between medieval ages and Renaissance values, इसको भी हम इस play के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस। एक यूनिवर्सल थीम है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एनिमल फार्म का जो डायलॉग है, सिंस फास्टस एक्चुअली गेन्स द प्रैक्टिकली लिमिटलेस पावर दैट ही
so desires. However, his horizons seem to narrow. अब इसमें वो ये पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि though he gained all the worldly powers, limitless powers, but he does not know what to do with these powers. उनको यूटिलाइज करना, उनको यूज़ करना, अनलिमिटेड पावर के लिए उसके पास अनलिमिटेड विल नहीं है, वो बाउंडलेस एम्बिशन है उसका, बाउंडलेस एम्बिशन नहीं है उसके पास, एक लिमिटेड एम्बिशंस हैं उसके, गॉडली एम्बिशंस नहीं है, बल्कि मैनली एम्बिशंस हैं, इंसानों की तरह छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशात हैं जिनको वो परसू करता है अपनी पावर के थ्रू। इसी तरह द डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन इसका नेक्स्ट थीम है। ये भी हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ही इज़ डॉक्टर फास्टस इज़ पार्टली गुड एंड पार्टली बैड। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिम, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जैसे गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं, तो गुड एंजल रिप्रेजेंट्स हिज गुड नेचर एंड बैड एंजल रिप्रेजेंट्स हिज बैड नेचर। इस तरह और भी इंसिडेंट्स होते हैं जब वो पैक्ट साइन करता है लूसीफर के साथ, तो ब्लड जो उसका होता है वो क्लॉट हो जाता है, तो वो भी क्या है कि उससे भी वो सिंबलाइज करता है कि एक रेजिस्टेंस है उसके अपने अंदर, रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दिस ईवल एक्ट। ये इसके गुड वर्सेस ईवल एक यूनिवर्सल सा थीम है, गुड एंजल वर्सेस बैड एंजल। तो ये इसके थोड़े से जो मेन इसके थीम्स थे वो हमने डिस्कस की। प्राइड ऑफ डॉक्टर फास्टस, ह्यूबरस जो है इसको आप देख लीजिएगा, क्वेस्ट फॉर नॉलेज रेनेसांस के हवाले से भी इसको देखिएगा, क्वेस्ट फॉर पावर इसको भी रेनेसांस के हवाले से भी देखिएगा। इस तरह ओवर एम्बिशियस नेचर ऑफ डॉक्टर फास्टस, सिन, रिडेम्पशन एंड डैमनेशन, ये क्रिश्चियन प्ले के तौर पे इसे देखिएगा। डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेनेसांस एंड मिडीवल, ये सारे थीम देखिएगा। थैंक्स टू